हेलो एवरीवन। सो अपन पढ़ रहे थे इम्यूनोलॉजी के अंदर बी सेल और टी सेल का एक्टिवेशन। आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं कॉम्प्लीमेंट सिस्टम के बारे में। वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इजी एंड वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। कॉम्प्लीमेंटेशन क्या होता है, क्या कौन से प्रोटीन्स काम आते हैं, बहुत सिंपल है और बहुत इंटरेस्टिंग भी है, आसानी से समझ में आएगा। तो चलिए अपन शुरुआत करते हैं और मैं आपको बेसिक चीजों के साथ में बताता हूं। सबसे पहले हम इस बात पे ध्यान देंगे कि कॉम्प्लीमेंटेशन या कॉम्प्लीमेंट सिस्टम क्या होता है। सी, हमारी बॉडी के अंदर जब कभी भी कोई एंटीजन एंटर करता है तो हमारे इम्यून सिस्टम की रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उस एंटीजन को किसी भी तरीके से एलिमिनेट करे। यदि उस एंटीजन ने हमारी किसी सेल को इन्फेक्ट कर दिया है तो हमारे इम्यून सिस्टम की रेस्पॉन्सिबिलिटी है उस इन्फेक्टेड सेल को बॉडी से हटा दे ताकि इन्फेक्शन ज्यादा ना फैले। अब एंटीजन को रिमूव करने के कई तरीके होते हैं। कई तरीकों के अंदर बी सेल टी सेल के साथ मिलके काम करती है। कई तरीकों के अंदर जो है वो जो फेगोसाइटोटिक सेल्स हैं वो काम करती है सीधे। बहुत सारे तरीकों में से एक तरीका है कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। अब पहली बात तो ये कि कॉम्प्लीमेंट सिस्टम क्या है। कॉम्प्लीमेंट सिस्टम हमारी बॉडी के अंदर एंटर होने वाले एंटीजन को किसी तरीके से हटाने का एक सिस्टम है। सवाल ये आता है कि ये सिस्टम किस चीज का बना है, मतलब इसमें कंपोनेंट्स के नाम पे क्या है। तो इस सिस्टम के अंदर कंपोनेंट्स के नाम पे होते हैं मोर देन 50 डिफरेंट टाइप्स के प्रोटीन्स जो हमारी सीरम के अंदर पाए जाते हैं। अब इन प्रोटीन्स की कई सारी कैटेगरीज होती हैं। कुछ प्रोटीन एंटीजन को सीधा सीधा मार देते हैं, कुछ प्रोटीन्स एंटीजन के चारों तरफ कवरिंग बना लेते हैं, फिर फेगोसाइटोटिक सेल उनको खा जाती है। कुछ प्रोटीन्स ऐसे हैं जो दूसरे प्रोटीन्स को एक्टिवेट करने का काम करते हैं। कुछ प्रोटीन्स ऐसे हैं जो हमारी हेल्दी सेल को कॉम्प्लीमेंट सिस्टम से बचाने का काम करते हैं। तो ऐसे करके बहुत सारे हमारे पास कैटेगरीज बन जाते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम क्या है? हमारे बॉडी का एक प्रोटीन्स का ऐसा सिस्टम जो एक एंटीजन को, इन्फेक्टेड सेल को, डाइंग सेल को, एपोप्टोटिक वाली सेल्स को हटाने का काम करता है ताकि हमारी हेल्दी सेल्स जो है वो अफेक्ट ना हो और प्रॉपर तरीके से हमारी बॉडी काम करती रहे। तो आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। अब जैसे जैसे मैं बताता जा रहा हूं आप आराम आराम से सुनते जाइए, हर एक चीज क्लियर होगी आज के सेशन में। देखिए कॉम्प्लीमेंट सिस्टम क्या है। तो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम मोर देन 50 सीरम प्रोटीन्स का सिस्टम है। इन्हीं को कह रहे हैं कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। इन्हीं का नाम कॉम्प्लीमेंट सिस्टम है। क्लियर? अब ये जो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम है इसका फंक्शन क्या है, अल्टीमेटली क्यों काम आता है, क्या काम आता है। तो जैसे मैंने आपको बताया इसके फंक्शन के बारे में, इसका फंक्शन है वर्क फॉर इनेट एंड एडेप्टिव इम्यूनिटी। ये इनेट इम्यूनिटी में भी काम आता है एंड अडप्टिव इम्यूनिटी में भी काम आता है। इनेट इम्यूनिटी अडप्टिव इम्यूनिटी में काम करेगा। दूसरा, ये एलिमिनेट करता है पैथोजेंस को। एलिमिनेट पैथोजन। तीसरा, एलिमिनेट करते हैं ये इन्फेक्टेड सेल्स को।
एलिमिनेट करते हैं ये डाइंग सेल्स को। तो इनको सबको एलिमिनेट करने के ये काम आता है। अब इन प्रोटीन्स के ऊपर ध्यान देना, इन प्रोटीन्स की कई सारी कैटेगरीज है। अभी ना आप इस डायग्राम को देख के बिल्कुल भी नहीं डरना, और मैं जैसे समझा रहा हूं आप सिर्फ वैसे वैसे समझने की कोशिश करना। देखो, पहली कैटेगरी के अंदर ऐसे प्रोटीन्स आते हैं जो प्रोटीन शुरुआत करते हैं कॉम्प्लीमेंट सिस्टम की। अब शुरुआत कैसे होगी? एंटीजन को पहचाना जाएगा, उसके साथ इंटरेक्शन की जाएगी। जैसे सबसे पहले टाइप के जो प्रोटीन्स हैं उनको बोलते हैं इनिशिएटर प्रोटीन्स। इनका नाम है इनिशिएटर प्रोटीन्स। मैं आपको एक एक करके सब बताऊंगा डिटेल के अंदर। इनिशिएटर प्रोटीन्स क्या करते हैं? ये कोई पैथोजन है, सपोज उसकी सरफेस है पैथोजन सरफेस, पैथोजन की सरफेस है। इस पैथोजन की सरफेस के ऊपर कोई पैम्प्स है, पैथोजन एसोसिएटेड मॉलिक्यूलर पैटर्न्स, ये पैम्प्स है, ठीक है, होंगे। इन पैम्प्स को पहचानने का काम करती है इम्यूनोग्लोबुलिन एम, क्योंकि जो आपका ये है कॉम्प्लीमेंटेशन सिस्टम है उसमें आईजीएम काम आती है, और वेरी लेस आईजीजी भी काम आ जाती है, बट मेनली आईजीएम काम आती है, ठीक है। इमेजिन करो कोई एक माइक्रोब है, बैक्टीरिया है, और उस बैक्टीरिया के जो सरफेस है उस पे कोई तो ऐसा चीज है जो हमारे पास नहीं है, यानी पेप्टिडोग्लाइकेन्स हो सकते हैं, या कोई और सीक्रेटरी प्रोटीन हो सकता है, या कोई मेम्ब्रेन एसोसिएटेड प्रोटीन हो सकता है, उसे कहते हैं पैम्प्स। इसको पहचानने का काम किया जाएगा बाय एंटीबॉडी, और इन दिस केस द एंटीबॉडी शुड बी आईजीएम और वेरी रेयरली आईजीजी, ठीक है। अब जब एंटीजन के साथ में एंटीबॉडी जुड़ जाती है तो एक प्रोटीन है जिसका नाम है C1 प्रोटीन। C1 प्रोटीन, अब देखो ये C1 प्रोटीन है ना 5 सब यूनिट का मिलके बनता है, मैं बाद में डिटेल में समझाऊंगा। ये C1 प्रोटीन है वो जुड़ जाता है, और C1 प्रोटीन जुड़ने के बाद में अगले प्रोटीन्स को एक्टिवेट करता है। अगले प्रोटीन की कैटेगरी के अंदर आते हैं कुछ कन्वर्टेज नाम के एंजाइम्स, जैसे C3 कन्वर्टेज, C5 कन्वर्टेज। ये क्या करते हैं? कोई बड़ा प्रोटीन होता है, उस बड़े प्रोटीन को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक पार्ट बड़ा पार्ट होता है, ये लार्ज है और ये स्मॉल है, 2 सेगमेंट के अंदर तोड़ देते हैं। अब लार्ज सेगमेंट का अलग ही काम रहेगा और स्मॉल सेगमेंट का अलग ही काम रहेगा, वो अपन डिस्कस करेंगे। कोई प्रोटीन है ये, क्या क्या हो सकता है? पहला काम, ये जो लार्ज फ्रेगमेंट है, ये लार्ज फ्रेगमेंट किसी एंटीजन के चारों तरफ लपेट जाएगा, इसको बोलते हैं ऑप्सोनाइजेशन। तो इस लार्ज फ्रेगमेंट को ऑप्सोनिन बोल देंगे। ये जो छोटा फ्रेगमेंट है ये कहलाता है एनाफाइलेटॉक्सिन। एनाफाइलेटॉक्सिन क्या होता है वो बाद में बताऊंगा। एनाफाइलेटॉक्सिन इन्फ्लेमेशन कराने का काम करता है, कैसे कराता है वो भी मैं बाद में बताऊंगा। फिर उसके बाद में लार्ज फ्रेगमेंट है जैसे C5b, C6, C7, C8 और फिर C9। ये मेम्ब्रेन के अंदर एक छेद कर देते हैं पैथोजन की मेम्ब्रेन में। पैथोजन की मेम्ब्रेन के अंदर अटैक करते हैं, इसलिए इन्हें कहते हैं मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स। कुछ ऐसे प्रोटीन्स भी हैं जिन्हें कॉम्प्लीमेंट रिसेप्टर कहते हैं। ये सारे मिल मिलाकर के काम करेंगे। कुछ रेगुलेटरी प्रोटीन्स भी होते हैं जो कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन के बेकार प्रभाव से हमें बचाने का काम करते हैं। और फाइनली
कुछ ऐसे भी प्रोटीन्स हैं जो डिपोजिशन को प्रिवेंट करते हैं कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स के। होपफुली नहीं समझ में आया होगा, कोई बात नहीं। अभी जैसे मैं समझा रहा हूं आप वैसे समझने की कोशिश करो। अपन एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले इनिशिएटर कंपोनेंट के बारे में बात। इनिशिएटर कौन है? तो इनिशिएटर कौन है उसके बारे में मैं आपको बता देता हूं। मान लो ये कोई एंटीजन या पैथोजन की सरफेस है। पैथोजन, ये कोई पैथोजन है, ठीक है। अब इस पैथोजन के ऊपर कोई तो ऐसी स्ट्रक्चर है जो पहचानने के लिए यूज ली जाएगी। लेट सपोज ये कोई पैम्प है, सो इट इज ए पैम्प। ये पैम्प्स लगे हुए हैं, ठीक। अब इन पैम्प्स के को पहचानने की जिम्मेदारी IgG की है और IgM की है बेसिकली। अब IgM आपको पता है पेंटावेलेंट होती है, बड़ी सी होती है, तो वो मैं बना नहीं सकता यहां पे। एक बार आप समझ लो ये IgM है। सो IgM ने पहचान लिया। अब उसके बाद में एक प्रोटीन है, वो प्रोटीन का नाम है C1 प्रोटीन। उसमें 5 सब यूनिट होती है। ऐसे 5 सब यूनिट का प्रोटीन है। एक सब यूनिट है जिसका नाम है, इसका नाम है C1Q। C1Q। 2 सब यूनिट है जिनका नाम है C1R, C1R, और 2 का नाम है C1S, C1S। क्लियर? अब इनमें इस पूरे को बोलते हैं C प्रोटीन। ये C प्रोटीन है, C फॉर कॉम्प्लीमेंट, C प्रोटीन। इनमें से जो C1Q है ये बाइंड करता है विथ एंटीबॉडी। ये एंटीबॉडी के साथ में बाइंड करता है और एंटीबॉडी एंटीजन से बाइंड करती है, ठीक है। फिर इनमें से जो C1S और C1S है, 2, ये एक तरीके के सेरीन प्रोटीएज है। सेरीन प्रोटीएज हैं और ये अगले मॉलिक्यूल को तोड़ेंगे। बताऊंगा सब, एक बार आप समझो ये है। और C1R क्या करते हैं? ये C1S को एक्टिवेट करते हैं। मेरे पास 5 छोटे प्रोटीन का एक ग्रुप है। पहला प्रोटीन एंटीबॉडी से जुड़ेगा, दूसरा प्रोटीन R है, वो S को एक्टिवेट करेगा और S अगले को तोड़ेगा। एक ऑप्शन तो ये है। दूसरा ऑप्शन देखो, कभी कभी क्या होता है कि यहां पर कभी कभी एंटीबॉडी की जरूरत नहीं है। कभी कभी क्या होता है कि पैथोजन की सरफेस पे कोई शुगर होती है, शुगर, ग्लाइकोप्रोटीन हो सकते हैं ना। शुगर को पहचानकर उससे जुड़ने वाला प्रोटीन उसे कहेंगे लैक्टीन। शुगर बाइंडिंग प्रोटीन लैक्टीन। तो यहां पर ये एक प्रोटीन है और इस प्रोटीन का नाम है मैनोज बाइंडिंग लैक्टीन। क्या नाम है इसका? मैनोज बाइंडिंग लैक्टीन। ये मैनोज बाइंडिंग लैक्टीन है जो मैनोज शुगर को पहचानेगा। उधर तो एंटीबॉडी थी, इधर नहीं है एंटीबॉडी। अब इस मैनोज बाइंडिंग लैक्टीन के साथ में एक सेरीन प्रोटीएज होता है, उसका नाम होता है मैनोज बाइंडिंग लैक्टिन सेरीन प्रोटीएज। और ये सेरीन प्रोटीएज वही काम करेगा जो उधर C1S कर रहा था। सेरीन प्रोटीएज है ये, सेरीन प्रोटीएज। तो ये हुआ अपने पास में एक सिंपल सा काम अपना।
बताइए ये चीज आपको एक बार समझ में आ रही है क्या चल रहा है यहां पे? हमें इम्यूनिटी स्टार्ट करवानी है तो वो स्टार्ट करवाने का तरीका है, कोई एंटीजन होगा उसे पहचाना जाएगा, उसको पहचानने के दो तरीके हैं और वो दो तरीके कैसे हैं वो मैंने बता दिया आपको। अब आगे बढ़ते हैं, चाहे सी प्रोटीन वाला तरीका हो या मैनोज बाइंडिंग लेक्टिन वाला तरीका हो, दोनों के दोनों तरीकों के आगे के सारे स्टेप सेम है, सारे स्टेप सेम है, यही डिफरेंस है बस। अगले जो प्रोटीन्स हैं इन प्रोटीन्स को कहते हैं एंजाइमेटिक मीडिएटर्स। एंजाइमेटिक मीडिएटर्स, ये एंजाइमेटिक मीडिएटर्स कुछ प्रोटीएज होते हैं, प्रोटीएजेस। ये सॉरी, ये प्रोटीएजेस होते हैं और ये प्रोटीएजेस क्या करते हैं, किसी प्रोटीन को तोड़ते हैं जिससे प्रोटीन एक्टिवेट हो जाता है। जैसे हमें इन प्रोटीएज के अंदर, जैसे एक प्रोटीन का नाम है C3, एक का नाम है C5, ठीक है। इस C3 के ऊपर एक एंजाइम काम करेगा और इस C5 के ऊपर भी एक एंजाइम काम करेगा। इस एंजाइम का नाम है C3 कन्वर्टेज और इसका नाम है C5 कन्वर्टेज। C3 कन्वर्टेज एक प्रोटीएज है और ये भी एक प्रोटीएज है C5 भी। जब C3 कन्वर्टेज C3 को तोड़ता है तो C3 के दो हिस्से हो जाते हैं। एक हिस्सा होता है बड़ा हिस्सा, इसे बोलते हैं C3b, B से बड़ा, और एक होता है छोटा हिस्सा, इसको बोलते हैं C3a, B से बड़ा A छोटा है। फिर उसी प्रकार जो C5 आपको प्रोटीन दिख रहा है, इस प्रोटीन के भी दो हिस्से होंगे, C5b, B फॉर बड़ा, और एक छोटा हिस्सा, इसे बोलते हैं C5a। देखो ऐसे कई सारे प्रोटीन है। C1 तो देख ही लिया आपने, एक C2 होता है, एक C3 होता है, एक C4 होता है, एक C5 होता है। C1 टूटता नहीं है, C2 टूटेगा, C3 टूटेगा, C4 टूटेगा और C5 भी टूटेगा। बाद में C6, C7, C8 ये नहीं टूटते, खाली 2, 3, 4, 5 टूटते हैं। अब खाली एक 2 के साथ दिक्कत है। 2 के अंदर जो बड़ा सेगमेंट होगा वो A होगा और B होगा वो छोटा होगा। बाकी C3, C4, C5 इन सब के अंदर B4 बड़ा है, पर C2 के अंदर B4 छोटा है। तो आप कैसे भी करके ये याद करना, आगे आएगा सब पता चलेगा, टेंशन मत लो। अब यहां से अपने को ये चीज समझ में आई कि जो एंजाइमेटिक मीडिएटर्स है वो क्या है, वो एक प्रकार के प्रोटीएजेज हैं। ये प्रोटीएजेज में दो प्रोटीएज ही है खाली, एक का नाम है C3 कन्वर्टेज, एक का नाम है C5 कन्वर्टेज। ये दोनों प्रोटीएज क्या करते हैं, ये दोनों के दोनों प्रोटीएज C3 को और C5 को तोड़ते हैं। तोड़ने से बड़े छोटे फ्रेगमेंट बनते हैं। बड़ा फ्रेगमेंट क्या करेगा, छोटा फ्रेगमेंट क्या करेगा, वो मैं आपको थोड़ी देर बाद में समझा पाऊंगा। तो एक बार इतना ही समझना है आपको। अब आ जाओ आगे, तीसरा टाइप का एंजाइम। तीसरे टाइप के एंजाइम है फेगोसाइटोटिक एनहांसिंग कंपोनेंट्स, जिन्हें ऑप्सोनिन कहते हैं, जिनको अपन ऑप्सोनिन कहते हैं। जैसे देखो C3 है, ये C3 टूटेगा तो एक सेगमेंट बनेगा C3b, C बड़ा, और एक बनेगा C3a छोटा। C4 भी टूटेगा तो बनेगा C4 बड़ा और C4 छोटा, A4 छोटा। C5
ऑप्सोनिन में काम नहीं आता। ऑप्सोनिन क्या होते हैं आगे बताऊंगा, चलो अभी बता देता हूं। ये मान लो कोई एंटीजन है, एजी का मतलब एंटीजन। इस एंटीजन के चारों तरफ जुड़ने वाले प्रोटीन्स, ये प्रोटीन्स है, these are the proteins which cover antigen, इनको बोलते हैं ऑप्सोनिन। बस ऐसे प्रोटीन जो एंटीजन को लपेटते हैं उन प्रोटीन को ऑप्सोनिन कहते हैं, प्रोसेस को ऑप्सोनाइजेशन कहते हैं। अब ये जो ऑप्सोनिन प्रोटीन है ना, इनके जो रिसेप्टर्स हैं, इनके रिसेप्टर फेगोसाइट सेल्स के ऊपर होते हैं। रिसेप्टर्स प्रेजेंट ऑन फेगोसाइट्स, फेगोसाइट्स के ऊपर रिसेप्टर प्रेजेंट है, और रिसेप्टर प्रेजेंट है तो ये फेगोसाइट से आराम से उसको खा जाएंगे। फेगोसाइट है वो इनको खा जाएगी, फिर आगे जाके अंदर डाइजेशन हो जाएगा। तो अभी वापस आओ एक बार, हमारे पास में दो प्रोटीन्स हैं मेनली, बाकी और भी बहुत सारे हैं बताऊंगा मैं आपको। मेनली दो है C3 C4। जब ये टूटते हैं तो इनके टूटने से इसको तो कौन तोड़ेगा, इसको तोड़ेगा C3 कन्वर्टेज, और C4 को पता है कौन तोड़ता है, C4 को तोड़ता है C1s, लिखा था पीछे C1s, वो तोड़ेगा। या इसको तोड़ेगा मैनोज बाइंडिंग लैक्टिन सेरीन प्रोटीएज, वो तोड़ेगा। जो इनमें लार्ज वाला सेगमेंट है वो होता है ऑप्सोनिन। ऑप्सोनिन जो लार्ज वाला सेगमेंट है वो है ऑप्सोनिन। ये याद रखना आपको कि ये ऑप्सोनिन होता है। और छोटा वाला सेगमेंट है वो क्या करता है, अभी अगले चैप्टर मतलब अगले स्लाइड के अंदर वो बात करते हैं अपन। देखो कुछ ऐसे हमारे बीच के प्रोटीन्स हैं जिनके छोटे वाले सेगमेंट होते हैं ना, वो इन्फ्लेमेशन देने का काम करते हैं। अभी हमने कहा बड़ा जो सेगमेंट है वो ऑप्सोनिन है, तो वो जो छोटा वाला सेगमेंट है ना वही इन्फ्लेमेशन देगा। कैसे देगा वो मैं आपको समझा सकता हूं बिल्कुल। देखिए क्या होने वाला है यहां पे, सी वही अपने पास में वापस से C3 C4। अब इन C3 और C4 का जब ब्रेकडाउन होता है तो ये बनता है C3b और ये बनता है C3a स्मॉल फ्रेगमेंट, और ऐसे ही ये C4b और ये C4a स्मॉल फ्रेगमेंट। ठीक है। अब मजे की बात सुनो, मजे की बात यह है कि ये जो दोनों ही स्मॉल स्मॉल वाले फ्रेगमेंट्स है ना, ये ब्लड वेसल के पास जाते हैं, जहां चोट लगती है या इंफेक्शन होता है वहां जाते हैं। इन दोनों के रिसेप्टर्स प्रेजेंट है एंडोथेलियल सेल्स पे। रिसेप्टर्स प्रेजेंट ऑन एंडोथेलियल सेल्स ऑफ ब्लड वेसल, ऑफ ब्लड वेसल्स। तो आपको पता है कि रिसेप्टर से जाके तो जुड़ेंगे ये, भाई जिसका भी रिसेप्टर होगा उससे वो मॉलिक्यूल या लाइगेंड तो जाके जुड़ता ही है ना, तो ये जाके अपने रिसेप्टर से जुड़ जाएंगे। अब अपने रिसेप्टर से जुड़ने के बाद में ये क्या करेंगे, तो अपने रिसेप्टर से जुड़ने के बाद एक तो ये करते हैं वेसोडायलेशन। वेसोडायलेशन, वेसोडायलेशन का मतलब हो गया कि ये ब्लड वेसल की थिकनेस बढ़ा देंगे। वेसोडायलेशन होगा तो ब्लड फ्लो बढ़ेगा, ब्लड फ्लो इंक्रीज होगा। और ये सारा काम वहां चल रहा है जहां पे चोट लगी है या कोई इंफेक्शन हुआ है। वेसोडायलेशन,
वैसोडायलेशन के साथ साथ ये क्या करते हैं, ये दूसरे कोई प्रोटीन्स हैं उनको भी जो है वो बुलाते हैं। यहां पे एक C5 वाला और ऐड कर लेना। C5 जो होता है वो भी टूटता है C5A में, जो कि स्मॉल है, और ये C5B है जो लार्ज है। अपने को लार्ज वाले से मतलब नहीं है, अपने को स्मॉल वाले से मतलब है। ये देखो, ठीक है। अब ये वैसोडायलेशन करेंगे, वैसोडायलेशन के साथ साथ ये दूसरे प्रोटीन्स हैं उनको बुलाते हैं, ये अट्रैक्ट अदर सेल्स एंड कीमोकाइंस। ये दूसरे सेल्स और कीमोकाइंस को भी बुलाते हैं एट द साइट ऑफ इंफेक्शन। बस इसी रिस्पॉन्स को तो कहते हैं अपन इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन, तो ये इन्फ्लेमेशन इस प्रकार से देने का काम करते हैं। समझ में आई मेरी बात आपको? अब एक और चीज बताता हूं मैं, काम की बात है। ये देखो, इनमें से जो C3A है और जो C5A है, स्पेशली ये दोनों के दोनों, ये दोनों नो डाउट इम्यूनिटी के अंदर अपना रोल प्ले कर रहे हैं, जैसा भी इनसे हो रहा है। ये दोनों के दोनों हार्मफुल होते हैं फॉर होस्ट। दीज आर हार्मफुल फॉर होस्ट ऑल्सो। ये हमारे लिए भी हार्मफुल है। ये हेल्दी सेल को छेड़ना चालू कर देंगे ना एक बार, तो दिक्कत हो जाएगी अपने को। इसलिए इन दोनों छोटे छोटे वाले सेगमेंट्स को हम एक अलग नाम से जानते हैं। इन्हें कहते हैं एनाफाइलेटॉक्सिन। दीज आर नोन एज एनाफाइलेटॉक्सिन। क्या परिभाषा हो गई एनाफाइलेटॉक्सिन की? या तो ऐसे बोल दो, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम के वो प्रोटीन्स जो खुद होस्ट के लिए भी हार्मफुल है उन्हें एनाफाइलेटॉक्सिन कहते हैं। या बहुत ज्यादा स्पेसिफिक कोई सामने वाला आपको समझदार लगता हो तो उसे बोल देना कि भाई जो कॉम्प्लीमेंट 3 वाला प्रोटीन और कॉम्प्लीमेंट 5 वाला प्रोटीन है, जब वो टूटते हैं तो उनके टूटने से उनके लार्ज और स्मॉल फ्रेगमेंट्स बनते हैं। उनमें से जो लार्ज फ्रेगमेंट है वो एक अपना अलग काम करने चला जाता है, बाद में बता दूंगा ये सारा। और जो स्मॉल फ्रेगमेंट है वो करता है हमें परेशानी, उसे कहते हैं एनाफाइलोटॉक्सिन। तो ये हुआ अपने पास में चौथे टाइप के जो प्रोटीन्स हैं उनके बारे में। अब आ जाओ मेम्ब्रेन अटैक प्रोटीन्स के बारे में। मेम्ब्रेन अटैक प्रोटीन्स क्या है, सुनना मेरी बात को ध्यान से। ये मान लो पैथोजन की मेम्ब्रेन है, पैथोजन मेम्ब्रेन। मैं देखो बाद में बताऊंगा आपको, सारा खेल है ना अच्छे से। हमारे पास में C5 प्रोटीन होगा और C5 प्रोटीन है वो टूटेगा बाई C5 कन्वर्टेज। तो ये एक तो टूटता है ऐसे लार्ज सेगमेंट में, इसे बोलते हैं C5A, और प्लस एक टूटता है ये छोटे सेगमेंट में C5B, सॉरी B फॉर बड़ा, A फॉर छोटा। खाली 2 के मामले में A बड़ा है, बाकी सब के मामले में B बड़ा है। हाँ, तो ये ऐसे टूट जाता है। ये टूटने के बाद में जाके मेम्ब्रेन, पहले से ही मेम्ब्रेन पे चिपका हुआ रहता है ये, और ये मेम्ब्रेन के ऊपर ऐसे चिपका हुआ रहता है ऐसे। इसको देख के आता है एक C6, और C6 को देख के एक गुस्से वाला प्रोटीन आता है जिसका नाम है C7। C7 को देख देख के C8 भी आता है, C8, और एक बार C8 आ गया तो C9 आना चालू हो जाते हैं। और ये C9 बहुत सारे आएंगे, 10 से लेके 19 तक, और ये एक पोर बना लेते हैं।
पोर ऑफ C9, ये सारे C9 9 9 9 है, सारे के सारे 9 है। ये जो पोर की डायमीटर है वो 70 से लेके 100 एंगस्ट्रम तक हो सकता है। और अगर पोर बन गया ना एक बार, तो अंदर का जो साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म, वो बाहर निकल जाएगा। और जैसे ही बाहर निकला, सेल डेथ, सेल डेथ, खत्म कहानी। तो ये है हमारे पास में एक सिंपल सा केस, किस तरीके से मेम्ब्रेन अटैक प्रोटीन्स हैं वो एक मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। इस पूरी स्ट्रक्चर को बोलते हैं मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स। इसे बोलते हैं MAC, मैक, मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स। तो ये बन जाएगा सेल के अंदर, पैथोजन की सेल जो है उसके अंदर बनेगा और सेल से बाहर सारा साइटोप्लाज्म बाहर निकलेगा, खत्म। फिर एक कैटेगरी आती है कॉम्प्लीमेंट रिसेप्टर प्रोटीन्स की। ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर के अंदर बताया था। क्या है ये? देखो, ये है कोई बी सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन, बी सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो बी सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसके साथ में तो इसके ऊपर तो BCR है, जो कि एक तरीके की एंटीबॉडी ही है, BCR है। और BCR के साइड में मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कोई CD22 होता है, कोई CD19 होता है, एक वो टापा जिसको बोला था TAPA, वो भी होता है, CD18 जिसको TAPA बोलते थे, TAPA1 बोलते थे। ये तीनों के तीनों हैं कॉम्प्लीमेंट रिसेप्टर प्रोटीन। कैसे? याद करो, जब अपन ने बात करी थी लास्ट लेक्चर के अंदर, तो मैंने ये कहा था कि जो एंटीबॉडी है उससे कोई एंटीजन जुड़ेगा। ये तो है AG एंटीजन, और इस एंटीजन के साथ में एक C3D का मॉलिक्यूल जुड़ता है। यह C3D। C3D क्या है? जब C3 टूटता है तो एक तो बनता है C3B लार्ज, एक बनता है C3A स्मॉल, C3 कन्वर्टेज एंजाइम की मदद से। और ये जो C3B है वो फर्दर टूटेगा तो C3D भी बनाएगा, C3E भी बनाएगा, C3F भी बना सकता है। छोटे छोटे टुकड़ों में टूटेगा, उन्हीं में से एक टुकड़ा C3D है। और ऐसे बहुत सारे हैं अपने पास में, लिस्ट है लंबी सी। तो कॉम्प्लीमेंट रिसेप्टर प्रोटीन्स का काम क्या है? कॉम्प्लीमेंट रिसेप्टर प्रोटीन क्रॉस लिंकिंग कराते हैं BCR को और रिसेप्टर को, अपने रिसेप्टर को। ये कॉम्प्लीमेंट रिसेप्टर प्रोटीन्स हैं। इसके बहुत सारे और भी होते हैं, जैसे कोई C5A है, छोटा वाला 5 का, उसके लिए रिसेप्टर है, उस रिसेप्टर का नाम है C5AR, R फॉर रिसेप्टर। ये प्रेजेंट होता है न्यूट्रोफिल के ऊपर, तो न्यूट्रोफिल खा जाएगी उसको। जिसके ऊपर C5A जुड़ा हुआ होगा ना, उसको न्यूट्रोफिल आराम से पकड़ के खा लेगी। तो ये एक छोटा सा मैंने आपको बताया। अब लास्ट में एक आते हैं रेगुलेटरी कॉम्प्लीमेंट कंपोनेंट्स। रेगुलेटरी कंपोनेंट्स कौन से होते हैं? देखो, जो कॉम्प्लीमेंट वाले प्रोटीन्स है ना, जैसे C1 है, C2 है, C3 है, C4 है, C5 है, C6 है, C7 है, C8 है और C9 है, बहुत सारे। ये कई बार हेल्दी सेल को भी नहीं छोड़ते। अगर कॉन्सेंट्रेशन C3A की जरूरत से ज्यादा हो जाए तो वो हेल्दी सेल को भी डैमेज करती है। अगर C1 की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो जाए तो वो हेल्दी सेल के ऊपर भी जाके जुड़ने लगता है, इंडिपेंडेंट ऑफ IG। तो अगर हेल्दी सेल के साथ जुड़े तो वो भी मरेंगी।
इसलिए क्या किया जाता है, हमारे पास में कुछ ऐसे प्रोटीन्स होते हैं जो इन कॉम्प्लीमेंट वाले प्रोटीन्स को रोकते हैं, इन्हें कहते हैं रेगुलेटरी। तो मैं बताऊंगा आपको, दे प्रोटेक्ट host cells from complement proteins। आगे आएगा एग्जाम्पल वगैरह, अभी के लिए एक बार लिख के समझ लो खाली। जैसे देखो एक है फैक्टर ए, सॉरी फैक्टर वन। फैक्टर वन क्या करता है, फैक्टर वन डिग्रेड करेगा, किसको डिग्रेड करता है, C3b को एंड CD59 को। और C3b क्या कर रहा था, C3b जो है वो C5 कन्वर्टेज बनाता है, आगे आएगा अभी। अगर ये डिग्रेड हो जाएंगे ना तो नो मैक फॉर्मेशन ऑन होस्ट सेल। होस्ट सेल के ऊपर मैक फॉर्मेशन नहीं होगा। अगर मैक का फॉर्मेशन हो गया, मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स बन गया, तो होस्ट सेल ही मारी जाएगी, उसके कोई ऐसा थोड़ी है कि उसको नहीं करेंगे ये। तो ये हुआ अपने पास में एक बार के लिए सिंपल सा केस। बताओ ये चीज समझ में आई आपको? ये प्रोटीन्स है। अब मैं आपको बताता हूं 3 टाइप के कॉम्प्लीमेंट पाथवेज। पहले मैं आपको एक बार ओवरऑल बताता हूं और उसके बाद में अपन डिटेल में इनकी बातें हैं वो भी पढ़ेंगे अच्छे से। तो पाथवेज सुनिए, समझिए क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं क्लासिकल पाथवे। 3 पाथवे होते हैं, क्लासिकल पाथवे, लैक्टीन पाथवे और अल्टरनेट पाथवे। पहले अपन देखेंगे क्लासिकल पाथवे। देखो क्लासिकल पाथवे के अंदर क्या होता है, एक पैथोजन है, ये उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, पैथोजन। अब इस पैथोजन की प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर ये प्रोटीन नेचर के एंटीजेंस हैं, मतलब कोई पैम्प्स है। पैम्प्स को रिकॉग्नाइज करने का काम करेगी एंटीबॉडी। एंटीबॉडी से जुड़ेगा C1, एंटीबॉडी से C1 है ये जुड़ जाएगा। फिर तो इससे ये C1 प्रोटीन जुड़ गया। अब C1 प्रोटीन के साथ में एक तो जुड़ता है C4। क्या जुड़ेगा? C4। चलो मैं ना एक ही ले लेता हूं ये C1 ताकि अपने को समझ में आ रहे। एक तो जुड़ता है C4 और एक जुड़ता है C2। अभी तक तो दोनों सही सलामत है, C4 भी सही सलामत है और C2 है वो भी सही सलामत है। क्लियर हो गई ये बात? अब देखना क्या क्या होता है तो आपको थोड़ा समझ में आएगा। मैं एक बार स्लाइड में थोड़ी स्पेस ले लेता हूं, मेरे को जरूरत पड़ेगी, 1 सेकेंड। हाँ, तो ये जुड़ गया। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, जो मैं स्टेप्स यहां पे लिख रहा हूं वो आराम से देखते जाना क्या क्या होता है, कैसे कैसे होता है। सबसे पहले एंटीजन एंटीबॉडी बाइंडिंग होती है। एंटीजन एंटीबॉडी बाइंडिंग होती है, ठीक है। एंटीजन की एंटीबॉडी के साथ में बाइंडिंग होती है।
जब ऐसा होता है तो एंटीबॉडी में कन्फर्मेशनल चेंज आते हैं, कन्फर्मेशनल चेंज आते हैं। ठीक है, कन्फर्मेशनल चेंज आ गए। कन्फर्मेशनल चेंज आने के कारण इसका जो FC रीजन है, FC ऑफ एंटीबॉडी एक्सपोज हो जाता है, एक्सपोज्ड, खुल जाता है। जब ये खुल जाता है तो मैंने आपको बताया था C1 जो प्रोटीन है वो 5 का बना हुआ है। C1 प्रोटीन के अंदर C1Q होता है, C1R के 2 होते हैं और C1S होता है, 2S होते हैं। तो जो FC है, जब वो एंटीबॉडी का जब FC खुल जाता है तो C1Q बाइंड करता है, बाइंड्स विथ CH2 डोमेन इन FC ऑफ एंटीबॉडी। एंटीबॉडी के FC रीजन के अंदर CH2 डोमेन जो होता है, उस CH2 डोमेन के साथ में C1Q बाइंड कर लेता है। ठीक, बाइंडिंग हो गई इसकी। अब इसकी बाइंडिंग से C1 में कंफर्मेशन चेंज आते हैं, कंफर्मेशन चेंज। अब इसमें कंफर्मेशन चेंज जैसे ही आते हैं तो 2 C1R है ना, उनमें से एक C1R बिकम्स एक्टिव, एक एक्टिव हो जाता है। एक C1R है वो सेकंड C1R को एक्टिवेट करता है, एक्टिवेटेड C1R एक्टिवेट्स अनदर C1R, वो दूसरे C1R को एक्टिवेट करता है। जब दोनों C1R एक्टिवेट हो जाते हैं तो बोथ C1R एक्टिवेट करते हैं बोथ C1S को, एक एक C1S को दोनों एक्टिवेट कर देते, एक इसको एक इसको, हो गया। अब C1S है वो तो प्रोटीएज है, सेरीन प्रोटीएज है, बताया था मैंने आपको थोड़ी देर पहले। तो जब C1S एक्टिवेट हो जाते हैं तो C1S क्लीव C4 एंड C2, जो वो C4 और C2 जुड़े हुए हैं ना, उनको क्लीव कर देते हैं। जब C4 और C2 दोनों टूट जाते हैं तो टूटने से वही छोटे बड़े फ्रेगमेंट बनते हैं। तो अब यहां से 2 चीजें रिलीज होती हैं। क्या? पहला C4A यानी स्मॉल फ्रेगमेंट एंड C2B यानी कि स्मॉल फ्रेगमेंट। बस यही थोड़ी सी ध्यान रखने वाली बात है। C2 का B बड़ा नहीं है, उसका A बड़ा है, और बाकी 3, 4, 5 के B4 बड़ा, ऐसे याद करना। ये दोनों रिलीज हो जाते हैं। चलो रिलीज हो गए। अब रिलीज होने के बाद में जो C1 है वो भी रिलीज हो जाता है, C1 भी रिलीज हो गया। अब इतनी कहानी के बाद में फाइनली क्या बचा आप देखो। फाइनली यहां पे बचता है, ये तो पैथोजन हो गया, ये पैथोजन के साथ में अब बच गए यहां पे C4B और इसके साथ में जुड़ा है C2A, ये बच गए। इन दोनों को मिला के ही कहते हैं C3 कन्वर्टेज। तो C3 कन्वर्टेज किसका बना हुआ है? C3 कन्वर्टेज बना है C4B और C2A का। तो ये बन गया अपना C3 कन्वर्टेज। अब ये जो C3 कन्वर्टेज बना है तो अब आना चाहिए एक C3। अब C3 आएगा तो इसमें से छोटा सेगमेंट तो निकल के चला जाएगा, C3A।
भाई C3A तो है वो स्मॉल फ्रेगमेंट है, ये तो चला जाएगा निकल के, और जो लार्ज फ्रेगमेंट है वो इनको ज्वाइन कर लेगा। तो अभी बन गया C4B C2A एंड C3B, तीनों ही बड़े 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 सेगमेंट्स हैं। क्लियर? इन तीनों को मिला के कहते हैं C5 कन्वर्टेज। C5 कन्वर्टेज। अब जो ये C5 कन्वर्टेज है ना, इसके साथ देखो क्या होता है, पहले C5 आता है और इनके ऊपर जुड़ता है, तो ये आ गया C5, C4B C2A C3B, और इनके ऊपर आके बैठ गया C5। ठीक है, C5 आ गया भाई, ठीक है। अब आने के बाद में ये टूटता है, जब ये टूटेगा तो C5A जो स्मॉल फ्रेगमेंट है वो तो चला जाएगा छोड़ के। ध्यान रखना, खाली B है, सॉरी जो 2 है उसका B स्मॉल है, बाकी सबके B लार्ज है। और जो लार्ज फ्रेगमेंट है वो लार्ज फ्रेगमेंट ऐसे जुड़ जाएगा। अब इसको तो छोड़ दो, C4B C2A और C3B, और जो लार्ज है वो यहां जुड़ जाएगा C5B। अब इस C5B के बाद में C5B के बाद में C6 आता है, C7 आता है, C8 आता है, और उसके बाद में 10 से लेके 19 तक C9 आते हैं, और फाइनली यहां पर एक कॉम्प्लेक्स बन जाता है जो मेम्ब्रेन है। इस मेम्ब्रेन के ऊपर ये C4B जुड़ा हुआ है, इसको छोड़ दो। अभी चलो सीधा काम की बात पे ध्यान देते हैं। ये है C5B, इसके साथ में C6, फिर C7, फिर उसके बाद में C7 जो है वो सबसे पहले मेम्ब्रेन के अंदर इंसर्ट होता है, क्योंकि ये हाइड्रोफोबिक नेचर का, आगे बताऊंगा अभी मैं ये। फिर उसके बाद में C8 आता है, और उसके बाद में आता है C9 का कॉम्प्लेक्स। तो ये MAC बन गया यहां पे, और जो MAC है ये इसकी डेथ कॉज कराएगा। तो ये जो पाथवे है वो पाथवे क्लासिकल पाथवे है। अब इस क्लासिकल पाथवे के जैसा का जैसा, एग्जैक्टली जैसा का जैसा एक और पाथवे है। इस पाथवे को कहते हैं लैक्टीन पाथवे। लैक्टीन पाथवे। देखो लैक्टीन पाथवे में क्या अलग है। लैक्टीन पाथवे के अंदर एक सिंपल सी चीज अलग है। क्या अलग है? देखो, ये रहा पैथोजन की प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और इस पैथोजन की प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ये कोई ग्लाइकोप्रोटीन है, ये है कोई ग्लाइकोप्रोटीन, और ग्लाइकोप्रोटीन से जुड़ने वाले प्रोटीन को, ग्लाइकोप्रोटीन में जो शुगर पार्ट है उससे जुड़ने वाले प्रोटीन को लैक्टीन कहते हैं। तो यहां पर आके जुड़ता है सबसे पहले मैनोज बाइंडिंग लैक्टीन। मैनोज बाइंडिंग लैक्टीन के साथ में जुड़े हुए रहते हैं 2 सेरीन प्रोटीएज। इनमें से एक का नाम है मैनोज बाइंडिंग लैक्टीन सेरीन प्रोटीएज 1, और दूसरे का नाम है मैनोज बाइंडिंग लैक्टीन सेरीन प्रोटीएज 2। ये दोनों प्रोटीएज हैं, और मैं फुल फॉर्म लिख देता हूं। ये है मैनोज बाइंडिंग लैक्टीन सेरीन प्रोटीएज
अब चाहे 1 है या 2 है वो अलग बात है, इसे कहेंगे MbSp। ये अपने पास में आ गए। अब जैसा इधर की साइड में C1S है ना, वैसा यहां पे ये MbSp है। तो अब यहां पे सिंपल सा एक काम होने वाला है, और उसके साथ में ऊपर वो भी जुड़ेंगे C4 एंड C2, C4 एंड C2। अब क्या होता है कि जो मैनोज बाइंडिंग लेक्टिन सेरीन प्रोटीएज है वो क्लीव करता है C4 एंड C2 को, और उनके क्लीव से C4A एंड C2B ये छोड़ के चले जाते हैं। बाकी आगे का सारा काम जो है वो एग्जैक्टली सेम टू सेम होता है। ये चीज है ना इतनी, दिस इज कॉमन फॉर क्लासिकल एंड लेक्टिन पाथवे, क्लासिकल एंड लैक्टिन पाथवे। ये क्लासिकल पाथवे के लिए भी कॉमन है और लैक्टिन पाथवे के लिए भी कॉमन है। दोनों के अंदर यही एग्जैक्टली सेम टू सेम स्टेप्स हैं, वो चलते हैं। बस खाली पहला वाला स्टेप है वो अलग है। बाकी इसमें भी C3 प्रोटीएज कन्वर्टेज बनेगा, C5 भी बनेगा, मैक भी बनेगा, सब बनता है। ऐसा ही अल्टरनेट पाथवे जिसमें थोड़ी सी चीजें फिर से डिफरेंट है, बाकी वापस सेम टू सेम चलेगा। देखो अब देखो तीसरा पाथवे बताता हूं मैं आपको, एकदम सेम है, बस कुछ प्रोटीन्स का डिफरेंस है। तीसरा पाथवे है अल्टरनेट पाथवे। अल्टरनेट पाथवे क्या है, कैसे काम करता है, थोड़ा सा चेंज आएगा, बाकी सेम टू सेम चीजें हैं। देखो ये है पैथोजन और वही पैथोजन की सरफेस, ठीक है। अब इस पैथोजन की सरफेस पर आके बाइंड होता है C3b सीधा। अब आप पूछेंगे कि भाई ये C3b कैसे आया, किसने तोड़ा इसको? C3b है वो तो ऐसे टूटता नहीं है, पर ये एक अल्टरनेट पाथवे है, इसमें C3 कैसे टूटा उसके लिए अलग से कहानी है, वो भी बताऊंगा मैं आपको। तो C3b टूट जाता है। अब C3b के टूटने के बाद में एक प्रोटीन है जिसका नाम है बी फैक्टर, और बी फैक्टर को तोड़ता है डी फैक्टर। बी फैक्टर क्लीव्ड बाय डी फैक्टर, डी फैक्टर तोड़ देता है इसको। डी फैक्टर तोड़ देता है तो इसमें से एक बी ए स्मॉल पार्ट तो निकल जाता है, और जो लार्ज पार्ट है बी बी वो बच जाता है, और वो लार्ज पार्ट C3b के साथ में पैथोजन की सरफेस से जुड़ जाता है, ठीक है। C3 अपने आप टूटता है स्पॉन्टेनियसली, और उसके बाद में और क्या चेंजेस आते हैं वो अलग से पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा सा डिटेल है, तो अभी के लिए तो इतना समझो। इन दोनों के कॉम्प्लेक्स का ही नाम है C3 कन्वर्टेज, C3 कन्वर्टेज, जो कि इक्विवेलेंट है C4b C2a के। उन दो पाथवे में C4b और C2a C3 कन्वर्टेज हुआ करते थे। अब आगे और देखो, अब यहां पर ना एक और C3b आके जुड़ता है। अब फिर से किसी C3 को तोड़ना पड़ेगा तभी C3b बचेगा, वो भी कैसे टूटता है बाद में बता पाऊंगा मैं। और वो आके जुड़ता है तो बनेगा C5 कन्वर्टेज। ये तो देखो C3b
और ये बी, ये तो हो गया C3 कन्वर्टेज। और अभी जो लेटेस्ट में C3B आया है, C3B, वो C3B अब बन जाएगा ये C5 कन्वर्टेज। C5 कन्वर्टेज जो किसके इक्विवेलेंट है, आप खुद देखो, इधर की साइड में C4B के साथ C2A था और C2A के साथ में C3B था, तब जाके वो कन्वर्टेज बना था। और यहां पर कन्वर्टेज में क्या आता है, दो तो C3B होते हैं, एक B होता है, तो ये कन्वर्टेज बन गया C5 कन्वर्टेज। अब C5 कन्वर्टेज का काम वही है, आगे कन्वर्टेज बन गया ना, सेम एज क्लासिकल एंड लेक्टिन पाथवे। लेक्टिन पाथवे मैं उधर भी लिख देता हूं तो आपको समझ में आ जाएगा। इधर देखो, एक बार ये कन्वर्टेज बन गया ना, तो कन्वर्टेज के बाद में यहां पे देखो चेंज आ जाएगा, बाकी के पाथवेज हैं वो अल्टरनेट में भी सेम है, अल्टरनेट पाथवे उसमें भी सेम टू सेम ही है। तो ये तीन तरीके के पाथवेज हैं अपने पास में। आया समझ में ये सारा खेल, इतना सारा। चलो अब बात करते हैं प्रोटीन्स ऑफ द क्लासिकल एंड लेक्टिन मीडिएटेड कॉम्प्लीमेंट पाथवे। कौन कौन से प्रोटीन्स काम आते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं IgM की एंड IgG की, IgM एंड IgG, एक पाथवे है अपना क्लासिकल पाथवे और एक पाथवे अपना लैक्टिन पाथवे। तो आपको पता है कि IgG और IgM है, ये दोनों के दोनों तो किसमें काम आ रहे थे, क्लासिकल पाथवे में, जहां एंटीबॉडी जुड़ती है, तो ये इसमें काम आते हैं, इसमें काम नहीं आते हैं। दूसरा मैनोज बाइंडिंग लैक्टिन, ये किस में काम आएगा, लैक्टिन पाथवे में, इसमें काम नहीं आएगा। फिर उसके बाद में C1 है, वो इसमें भी काम आएगा C1 वाला, और इसमें काम नहीं आएगा C1 तो। फिर मैनोज बाइंडिंग सेरीन प्रोटीएज 1 2 3 4, तो 1 2 3 छोड़ दो, ये इस पाथवे में तो काम नहीं आते, ये इस पाथवे में काम आते हैं। फिर उसके बाद में C2 यहां भी काम आता है, यहां भी काम आता है। C3 यहां भी काम आता है, यहां भी काम आता है। C4 यहां भी काम आता है, यहां भी काम आता है। C5 यहां भी काम आता है, यहां भी काम आता है। ठीक है, ये तो यहां पे काम आ ही रहे हैं, और आगे के पाथवेज हैं वो भी, उनमें भी ये काम आते हैं, मतलब C6 है, C7 है, वो भी काम आते हैं। तो ये कुछ सिंपल से प्रोटीन्स हैं, और जो भी टूटेंगे ना, तो टूटने के बाद में लार्ज स्मॉल काम मैंने बता ही दिया। स्मॉल वाले हैं वो इन्फ्लेमेशन का काम करेंगे। फिर उसके बाद में प्रोटीन्स ऑफ अल्टरनेट पाथवे, अल्टरनेट पाथवे में कौन से प्रोटीन काम आते हैं, C3 काम आता है। C3 प्रोटीन है वो टूटता है C3A C3B के अंदर। उसके बाद में फैक्टर B काम आता है, फैक्टर B जब C3B से जुड़ता है तो C3 कन्वर्टेज बनता है। फिर उसके बाद वापस एक और C3B जुड़ता है तो C5 कन्वर्टेज बनता है, वो तो देखो अलग बात है। एक फैक्टर D भी काम आ रहा था, फैक्टर D जो मैंने बोला था फैक्टर B को तोड़ने का काम करता है। एक और प्रोटीन काम आता है जिसका नाम है प्रोपर्डीन अभी थोड़ी देर बाद में बताऊंगा। प्रोपर्डीन क्या करता है, ये स्टेबलाइज करेगा, स्टेबलाइज C3BB, यानी कि C3 कन्वर्टेज को, C3 कन्वर्टेज। अगर ये ना हो तो C3 कन्वर्टेज है वो डिस्टेबल हो जाएगा, वापस वहां से हट जाएगा।
तो ये प्रोटीन्स हैं जो काम आते हैं। फिर उसके बाद में मैक कॉम्प्लेक्स में कौन कौन से हैं? तो मैंने बताया मैक कॉम्प्लेक्स के अंदर एक तो C5 है, और C5 का भी बड़ा वाला पार्ट C5b। C5a काम नहीं करता। फिर उसके बाद में C6 भी काम आएगा, C7 भी काम आएगा, C8 भी काम आएगा और C9 भी काम आएगा। C7 है वो सबसे पहले एंटर करता है या अंदर जाता है मेम्ब्रेन के फर्स्ट टाइम। ये हाइड्रोफोबिक नेचर का है, और हाइड्रोफोबिक होने के कारण पेनेट्रेट द मेम्ब्रेन फॉर फर्स्ट। सबसे पहले यही पेनेट्रेट करता है मेम्ब्रेन को। तो ये हुआ अपने पास में मैक कॉम्प्लेक्स के जो प्रोटीन्स हैं उनके बारे में। अब अपन देखो छोटी मोटी चीजें लिख लेते हैं। मैंने काफी सारी चीजें तो बता दी डिटेल में कि कैसे C1Q बाइंड करता है, फिर C1R एक्टिवेट होता है, फिर दूसरा C1R एक्टिवेट होता है, फिर C1S एक्टिवेट होता है। काफी सारी चीजें मैंने डिस्कस कर ली है। अब अपन डिस्कस करेंगे इसके बारे में कुछ और बातें। वेरी फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि इसके अंदर एंटीबॉडी काम आती है, तो दिस इज द पार्ट ऑफ अडेप्टिव इम्यून रेस्पॉन्स। पार्ट ऑफ अडेप्टिव इम्यून रेस्पॉन्स। ये अडेप्टिव इम्यून रेस्पॉन्स है, उसका पार्ट होते हैं। एंटीजन एंटीबॉडी के साथ में बाइंड होती है, देन उसके बाद आगे की प्रोसेस होती है। देखो मोस्ट कॉमन टाइप की जो इम्यूनोग्लोबुलिन है वो है IgM, उसी के साथ चलता है। और IgG ये रेयरली है बट काम आती है। कॉम्प्लीमेंटेशन में तो ये भी काम आती है, ऐसा नहीं है कि ये काम ही नहीं आ सकती। ये हुआ अपने पास में। फिर उसके बाद में ये सब चीजें बताई दी। कन्फर्मेशनल चेंजेस वगैरह मैंने बताई दी आप लोगों को। CH2 डोमेन के साथ में बाइंड करता है, ये भी मैंने बता दिया आपको। और उसके बाद में चलो C1Q के बारे में बात करते हैं। C1Q एक ऐसा प्रोटीन है जो कहां कहां बाइंड कर सकता है, कैन बाइंड विथ। ये याद रखना। हमने देखा C1Q है वो कांस्टेंट हैवी चेन के सेकंड डोमेन से, CH2 डोमेन से तो बाइंड करता ही है, बट इसके साथ साथ और भी ये बाइंडिंग शो कर सकता है। जैसे ये बाइंडिंग करता है CH2 डोमेन ऑफ FC ऑफ IG, इम्यूनोग्लोबुलिन के CH2 डोमेन से। दूसरा ये बाइंड कर सकता है C रिएक्टिव प्रोटीन कॉम्प्लेक्स ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया की मेम्ब्रेन पे ऐसा कोई एक प्रोटीन है जिसका नाम है C रिएक्टिव प्रोटीन कॉम्प्लेक्स, उसके साथ भी बाइंड करता है। फिर उसके बाद में ये बाइंड करता है डैमेज्ड DNA से। डैमेज्ड DNA के साथ भी बाइंड करेगा, तो ये बिना एंटीबॉडी के भी इनिशिएट कर सकता है कॉम्प्लीमेंटेशन या कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। ये बाइंड करता है एनेक्सिन A2 एंड A5 के साथ में भी। ये ऑल्सो बाइंड करता है हिस्टोन्स ऑन एपोप्टोटिक सेल्स। एपोप्टोटिक सेल्स है उनके हिस्टोन के साथ में भी ये बाइंड करता है। तो इतना सारा आपको ध्यान रखना है। गॉट इट। फिर उसके बाद चलो ये एक बार इसकी शक्ल देख लो थोड़ी डिटेल में। C1 की शक्ल देख लो आप। जो C1 कॉम्प्लेक्स है उसके अंदर
C1Q ये बना होता है 3 यूनिट का। इसकी एक यूनिट के अंदर 2 कोलेजन लाइक चेन्स होती हैं और 2 कोलेजन की चेन से एक बनता है डायमर, और ऐसे 3 डायमर हैं, वो C1Q कहलाते हैं। और फिर ये C1R2 और C1S2 का मतलब 2 तो C1R हैं और 2 C1S हैं, ये भी यहां प्रेजेंट होते हैं। ये इतना सा याद रखना है। अब देखो लेक्टिन पाथवे के बारे में बात कर लेते थोड़ी बहुत। लेक्टिन पाथवे के अंदर आप खुद देख सकते हो कोई बैक्टीरिया है और इस बैक्टीरिया के अंदर कोई पॉलीसेकेराइड नेचर का एंटीजन है, यानी शुगर नेचर का। तो शुगर के साथ में बाइंड करने के लिए तो कौन चाहिए? शुगर के साथ में बाइंड करने के लिए चाहिए शुगर बाइंडिंग प्रोटीन, जिसका नाम है मैनोज बाइंडिंग लेक्टिन। ये मैनोज एसोसिएटेड सेरीन प्रोटीएज कह दो इसको, चाहे मैनोज बाइंडिंग सेरीन प्रोटीएज कह दो, एक ही बात है, ये जुड़ता है। ये जो MASP है ये बड़ा काम का है, यही तोड़ता है C4 और C2 को। तो चलिए मैं थोड़ी बहुत चीजें बता देता हूं। देखो, एक तो ये जो MBL है, मैनोज बाइंडिंग लेक्टिन है, ये बिलोंग करता है एक क्लास से, बिलोंग टू कोलेक्टिन क्लास। कोलेक्टिन नाम की कोई क्लास है, उससे बिलोंग करता है। और जो कोलेक्टिन नाम की क्लास है इसके अंदर कोलेक्टिन 10 है, वो काम आता है यहां पे, और कोलेक्टिन 11 है, वो भी काम आता है। फिर उसके अलावा कोई और भी MBL टाइप के हैं जिसको बोलते हैं फिकोलिन फैमिली। फिकोलिन फैमिली, फिकोलिन फैमिली के अंदर भी फिकोलिन 1, 2, 3 है। इस फैमिली के अंदर फिकोलिन 1 है, फिकोलिन 2 है, फिकोलिन 3 है, इस तरीके से। फिर ये जो सेरीन प्रोटीएज है, मैनोज एसोसिएटेड या MBL एसोसिएटेड, सेरीन प्रोटीएज, MASP, ये 3 टाइप के होते हैं। एक होता है MASP1, एक होता है MASP2, एक होता है MASP3। ये 3 टाइप के होते हैं। इन तीनों में से जो 2 है वो इक्विवेलेंट है C1S के, जो क्लासिकल पाथवे वाला ना C1S, उसके इक्विवेलेंट ये माना जाता है। चलो बट अच्छी बात है भाई, जो जिसके इक्विवेलेंट है। देन इसके बाद की बातें मैंने सारी चीजें बता दी हैं। गॉट इट। अब चूंकि इस सिस्टम के अंदर एंटीबॉडी तो कहीं काम नहीं आ रही है, इसलिए ये पाथवे है पार्ट ऑफ इनेट इम्यूनिटी, पार्ट ऑफ इनेट इम्यूनिटी। क्यों? क्योंकि नो एंटीबॉडी इन्वॉल्व, कोई भी तरीके की एंटीबॉडी इन्वॉल्व यहां पे नहीं है, इसलिए इट इज द पार्ट ऑफ इनेट इम्यूनिटी। तो ये इतनी सी बातें इस पाथवे के लिए याद करनी है। अब देखो ये जो मैनोज बाइंडिंग प्रोटीन है, मैनोज बाइंडिंग लेक्टिन है, वो इन सब के साथ में भी जुड़ सकता है। मैनोज बाइंडिंग लेक्टिन कैन बाइंड विथ साल्मोनेला, लिस्टेरिया, नाइजेरिया, क्रिप्टोकोकस, कैंडिडा एल्बिकेंस, HIV, रेस्पिरेटरी सिंसाइटियल वायरस, और इसके अलावा N एसिटल ग्लूकोजामीन, D ग्लूकोज, L फ्यूकोज पॉलीमर्स, इन सबको भी पहचान सकता है ये अपना MBL। बस खाली ये एक बार पढ़ना है, वैसे टेंशन नहीं लेनी इनकी ज्यादा। तो ये हुआ। अब उसके बाद में अल्टरनेट पाथवे के ऊपर अपन बात करते हैं। हमने कहा कि अल्टरनेट पाथवे है वो 3 तरीके, जो अल्टरनेट पाथवे होता है
वो थोड़ा सा अलग होता है। ये 3 तरीके से काम करता है। 3 तरीके से कैसे काम करेगा सारा कुछ मैं बताऊंगा। वेरी फर्स्ट ऑफ ऑल, इसमें एंटीबॉडी का कहीं इस्तेमाल नहीं हो रहा है, सो इट इज द पार्ट ऑफ इनेट इम्यूनिटी। इनेट इम्यूनिटी, सो ये इनेट इम्यूनिटी का पार्ट होता है। दूसरी बात ये है कि इस पाथवे को बोलते हैं टिक ओवर पाथवे। टिक ओवर पाथवे। अब इस पाथवे को टिक ओवर पाथवे क्यों कहते हैं वो भी सुन लो। टिक ओवर पाथवे का मतलब यह है कि जो C3 अपना प्रोटीन देखा अपन ने, C3 प्रोटीन कॉन्स्टेंटली बनता रहता है और उसके साथ साथ में स्पॉन्टेनियसली इनएक्टिवेट होता रहता है, बनता रहता है और इनएक्टिवेट होता रहता है, इसलिए इसे कहते हैं टिक ओवर पाथवे। C3 is constantly being made and spontaneously inactivated, तो इसलिए इसको अपन टिक ओवर पाथवे कहते हैं। अब इस टिक ओवर पाथवे के अंदर आपको एक चीज और देखनी है कि इसमें 3 प्रोटीन्स हैं जो इनिशिएट करते हैं इस पाथवे को। 3 प्रोटीन्स कैन इनिशिएट। पहला प्रोटीन है जिसका नाम है प्रोपेरिडिन। दूसरा प्रोटीन है जिसका नाम है थ्रोम्बिन और तीसरा प्रोटीन है जिसका नाम है कैलीक्रेइन। ये 3 प्रोटीन इसको एक्टिवेट कर सकते हैं। अब आप देखो, सबसे पहला वाला जो पाथवे है वो कैसे काम करता है। मैंने आपको देखो यहां पे जब अल्टरनेट पाथवे बताया तो मैंने अल्टरनेट पाथवे के अंदर आपको सीधा क्या बोल दिया कि ये अल्टरनेट पाथवे है। अल्टरनेट पाथवे, ये देखो सीधा चला दिया था मैंने ये पाथवे, और मैंने कहा कि ये सीधा का सीधा C3b है वो आके जुड़ता है, पर C3b टूटता कैसे है वो भी तो जरूरी है ना। तो C3b कैसे टूटता है वही चीज मैं आपको अब यहां बताऊंगा। C3b टूटता कैसे है वो आप ये समझो। सबसे पहले तो एज यूजुअल C3 प्रोटीन है, इंटैक्ट प्रोटीन है। अब ये प्रोटीन का होता है स्पॉन्टेनियस हाइड्रोलिसिस। और स्पॉन्टेनियस हाइड्रोलिसिस के अंदर अभी ये पूरा टूटा नहीं है। स्पॉन्टेनियस हाइड्रोलिसिस के अंदर खाली एक अंदर का थायोईस्टर बॉन्ड टूटता है। स्पॉन्टेनियस हाइड्रोलिसिस में क्या होता है, इंटरनल थायोईस्टर बॉन्ड ब्रेक्स। अंदर से कोई थायोईस्टर बॉन्ड होता है वो टूटता है। जब थायोईस्टर बॉन्ड टूटता है तो वैलेंसी पूरी करने के लिए वाटर जुड़ जाता है, तो ये बन जाता है C3H2O बन जाता है। अब C3H2O के साथ में मैग्नीशियम आयन की प्रेजेंस में फैक्टर बी आके बाइंड करता है, तो फैक्टर बी बाइंड करेगा तो बनेगा C3b। आप एक बार H2O को छोड़ दो ताकि कंफ्यूजन ना रहे, C3b बन गया। C3 भी पूरा है, B भी पूरा है। अब आता है फैक्टर D जो कि एक प्रोटीएज है, और ये प्रोटीएज केवल B को तोड़ेगा, तो BA यानी कि स्मॉल जो पार्ट है वो पार्ट तो निकल जाएगा, और ये है C3 और ये है BB। चलो, ये इतना जो है वो बन चुका अपना। अब ये कहलाता है यहां पे C3 कन्वर्टेज।
और इसे कहते हैं फ्लूइड फेज C3 कन्वर्टेज। क्यों कहते हैं इसको फ्लूइड फेज? क्योंकि ये किसी मेम्ब्रेन से नहीं जुड़ा होता, इट इज प्रेजेंट इन सीरम एंड ब्लड। ये लिक्विड फॉर्म के अंदर प्रेजेंट है, लिक्विड मीडियम में प्रेजेंट है, ऐसे समझो, इसलिए ये फ्लूइड फेज C3 कन्वर्टेज है। अब C3 कन्वर्टेज बन गया तो आगे कैसे C5 कन्वर्टेज बनेगा? एक और C3b आके जुड़ जाएगा, बस इतना सा ही तो होगा। तो ये एक पाथवे यहां पे कंप्लीट होता है। दूसरा देखो, दूसरे में क्या है? जब ये C3 कन्वर्टेज फ्लूइड फेज वाला रहता है तो इसमें से एक C3 है वो टूटता है और टूटकर C3 तो अलग हो जाता है, A तो स्मॉल वाला, और जो लार्ज वाला है वो जुड़ जाता है मेम्ब्रेन से। ये है मेम्ब्रेन ऑफ पैथोजन। C3b जुड़ गया। C3 कन्वर्टेज है वो एक और C3 को तोड़ता है, यही तो तोड़ रहा है इसको। जो फ्लूइड फेज वाला है वो एक और C3 को तोड़ता है। अब C3 टूटेगा, वो मेम्ब्रेन से जुड़ेगा, और मेम्ब्रेन से जुड़ने के बाद इसके साथ फैक्टर B जुड़ेगा। इस बार फैक्टर B जुड़ा है तो वो फैक्टर B कंप्लीट है और C3b है ही है। फिर फैक्टर D आएगा, वो B को तोड़ देगा और ये बनेगा C3b जो मैंने बताया था वो वाला। ये कहलाता है मेम्ब्रेन बाउंड C3 कन्वर्टेज। क्यों? क्योंकि इस पे मेम्ब्रेन प्रेजेंट है तो ये मेम्ब्रेन बाउंड C3 कन्वर्टेज है। क्लियर ये भी चीज? फिर उसके बाद देखो तीसरा तरीका। तीसरा तरीका क्या है? एक C3 कन्वर्टेज है और ये C3 कन्वर्टेज कौन सा है? C3 C3 और B फ्लूइड फेज वाला है। इसके साथ में प्रोपरडीन जुड़ता है जिसे फैक्टर B भी कहते हैं। प्रोपरडीन जुड़ने के कारण ये मेम्ब्रेन के साथ में जाके जुड़ सकता है, ये पैथोजन मेम्ब्रेन। पैथोजन मेम्ब्रेन के ऊपर जो फ्लूइड वाला था C3 कन्वर्टेज वो जुड़ गया और ये यहां पे एक और C3 को तोड़ता है और अपने साथ C3b को जोड़ लेता है। जब C3b BB और उसके साथ एक और C3b जुड़ता है तो ये 5 कन्वर्टेज बन जाता है, और 5 कन्वर्टेज C5 को तोड़ता है दो पार्ट में, स्मॉल एंड लार्ज। और वो स्मॉल एंड लार्ज आगे क्या कर सकते हैं वो मैं आपको अभी बता रहा हूं, पहले आप इसको देख लो। तो ये 3 पाथवेज हैं जो अल्टरनेट पाथवे के अंदर आते हैं। अब देखो फॉर्मेशन ऑफ C5 कन्वर्टेज कैसे होता है और फिर मैक कैसे बनता है, अपन वो बात करने वाले हैं। वेरी फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो पैथोजन की मेम्ब्रेन है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ पैथोजन है, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ पैथोजन। अब इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ पैथोजन के ऊपर 2 तरीके के C5 कन्वर्टेज बनते हैं। एक तो बनता है क्लासिकल और लैक्टिन वाला, वो तो सेम होता है, और दूसरा बनता है अल्टरनेट वाला। तो क्लासिकल या लैक्टिन वाला कौन सा है? वो है C4b के साथ C2a के साथ C3b। ये तो हो गया क्लासिकल एंड लैक्टिन वाला C5 कन्वर्टेज, राइट। और जो अल्टरनेट पाथवे का है उसमें आएगा C3b BB C3b। ये है ऑल्टरनेट C5 कन्वर्टेज। कोई सा भी हो, आगे का काम जो है वो मतलब ऑलमोस्ट इन द सेम सेंस होता है। कैसे? इसके ऊपर आके जुड़ेगा C5। जब C5 जुड़ेगा तो C5a तो चला जाएगा और C5b है वो जुड़ जाएगा मेम्ब्रेन से। सिमिलरली इसके साथ में भी सेम होगा, C5 आके जुड़ेगा तो जो C5a होगा वो तो निकल जाएगा और C5b होगा वो मेम्ब्रेन से जुड़ जाएगा।
जब वो मेम्ब्रेन से जुड़ जाता है तो उसके बाद कुछ ऐसा होता है। सी, सबसे पहले C5 भी जुड़ गया मेम्ब्रेन से, अभी मैंने जोड़ा था। उसके बाद में C6 आता है, वो C5 से जुड़ता है। C6 के साथ में C7 आता है। C7 देखो फर्स्ट टाइम मेम्ब्रेन के अंदर जा रहा है, ये देखो ये फर्स्ट टाइम मेम्ब्रेन के अंदर इंसर्ट हो रहा है। फिर C8 आता है, C8 के बाद में C9 आता है, और बहुत सारे 10 to 19 तक C9 आते हैं, और ये एक चैनल बन जाता है या एक पोर जैसा बन जाता है, और इस पोर में से साइटोप्लाज्म अंदर बाहर जाता है, सेल मर जाएगी, वो पैथोजन है वो मर जाएगा। इसका जो डायामीटर है वो लिखवाया था मैंने अभी, 70 से लेके 100 एंगस्ट्रम तक का होता है। तो ये इस प्रकार से कॉम्प्लेक्स बन गया मैक कॉम्प्लेक्स, और अब ये जो मैक कॉम्प्लेक्स है इससे सेल की डेथ होने वाली है। तो इतना सा आपको ध्यान रखना है। चलो आगे बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट रिसेप्टर्स के बारे में। देखो स्टार्टिंग में भी मैंने बताया था कॉम्प्लीमेंट रिसेप्टर्स क्या होते हैं। कॉम्प्लीमेंट रिसेप्टर्स CD19, CD21 जिसको CR2 बोलते थे, ये CD81 है, 18 नहीं है, मैंने लिखवा दिया गलत, शायद मैं करेक्शन कर दूंगा वहां पे। CD81 है जिसको टापा बोलते हैं। ये CD3 यानी जब C3B और टूटेगा तो उससे और छोटा बनेगा, उसे CD3 बोलेंगे। ये कॉम्प्लीमेंट इससे जुड़ा हुआ है, और ये जो रिसेप्टर्स हैं वो कनेक्ट करने का काम करते हैं, कॉम्प्लीमेंट और एंटीबॉडी को, दोनों को कनेक्ट करने का काम। बस इतना सा इनके बारे में, और कोई ज्यादा नहीं है। और ऐसे रिसेप्टर्स भरे पड़े हैं, तो वो अपने को उतना जानने की भी जरूरत नहीं है। अब देखो ऑप्सोनाइजेशन किसे बोलते हैं। ऑप्सोनाइजेशन का मतलब होता है कैपेसिटी ऑफ एंटीबॉडीज एंड कॉम्प्लीमेंट कंपोनेंट्स, complement components to coat एंटीजेंस। एंटीजेंस को कोट करने की जो प्रक्रिया है उसमें जो काम आते हैं उनको बोलते हैं ऑप्सोनिन्स, और इस प्रोसेस को बोलते हैं ऑप्सोनाइजेशन। जैसे आपको बहुत ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, बस आप मेरी बात समझ लीजिए। ये मान लो कोई पैथोजन है, और इस पैथोजन के सरफेस पे बहुत सारे टाइप के सिग्नल्स हैं। जैसे ये कोई प्रोटीनियस एंटीजेंस हो सकते हैं, तो उनके साथ में IgG बाइंड करेगी या IgM बाइंड करेगी, उसके साथ में ये C1 बाइंड करेगा, या सॉरी हो सकता है कि कोई सुगर्स हो, तो सुगर्स के साथ में ये मैनोज बाइंडिंग लैक्टिन है, ये बाइंड करेगा सीधा, या हो सकता है इससे कोई IG बाइंड करे, इम्यूनोग्लोबुलिन। तो ऑप्सोनिन्स कौन कौन हो सकते हैं? C1Q भी सीधा बाइंड करता है, ये हो सकता है, MBL है, ये हो सकता है, एंटीबॉडीज होती हैं, C3B C4B ये भी होते हैं, ये भी तो मेम्ब्रेन की सरफेस पे बाइंड ही थे ना, C3B और C4B। और ये जो छोटे टुकड़े हैं जैसे I C3B C3C C3D ऐसे करके, ये सारे के सारे कौन है? ये सारे के सारे ऑप्सोनिन्स हैं। अब दूसरी बात, जो ये ऑप्सोनिन्स हैं इनके रिसेप्टर्स ऑफ ऑप्सोनिन्स are present on phagocytes। फैगोसाइट्स के ऊपर इनके रिसेप्टर्स प्रेजेंट है। तो देखो जैसे पैथोजन था ना, पैथोजन को इन्होंने अपने अंदर डाल लिया, इसकी जो मेम्ब्रेन है वो पैथोजन के ऊपर स्प्रेड हो रही है। और क्यों हो रही है? क्योंकि ये रिसेप्टर्स है। फैगोसाइट की मेम्ब्रेन पे जैसे CR1 रिसेप्टर है, CR3 है, CR4 है,
FC रिसेप्टर्स हैं, ये सिगनरी R1 रिसेप्टर है, इस तरीके के बहुत सारे रिसेप्टर्स होते हैं। तो इन रिसेप्टर्स की मदद से ऑप्सोनिन है वो जुड़ते हैं, और ऑप्सोनिन किससे जुड़े हुए? एंटीजन से। तो एंटीजन का एंडोसाइटोसिस आराम से यहां पे हो जाता है। क्लियर? अब प्रमोशन ऑफ इन्फ्लेमेशन कैसे होता है? तो आपको मैंने ये बताया था कि जो C3A है एंड C5A है, ये C3A एंड C5A ये मान लो एंडोथीलियल मेम्ब्रेन है, एंडोथीलियल ब्लड वेसल की एंडोथीलियल सेल मेम्ब्रेन, एंडोथीलियल। इसके ऊपर GPCR होता है, पता है? GPCR है ये सॉरी, GPCR। इसमें से एक का नाम है C3A रिसेप्टर और एक का नाम है C5A रिसेप्टर। तो एक से ये जुड़ेगा कि एक से ये जुड़ेगा, और फर्दर सिग्नलिंग चलेगी। तो सिग्नलिंग के अंदर इन्फ्लेमेशन होगा। और इन्फ्लेमेशन क्या होता है? मैंने थोड़ी देर पहले बताया था आपको, डायलेशन हो जाएगा, और ये क्या बोलते हैं, जो डायलेशन होगा, ब्लड का फ्लो बढ़ेगा, डिफरेंट टाइप की सेल्स को अट्रैक्ट किया जाएगा। अब जो ये इन्फ्लेमेटरी कंपोनेंट्स हैं, उनके रिसेप्टर देखो कहां कहां पे है। आपको अगेन कह रहा हूं कि सारा याद करने की जरूरत नहीं है, बस खाली समझ के छोड़ दो। ऐसे रहना चाहिए अपने को थोड़ा सा कि हाँ, वहां पर जाकर के ये स्मॉल कंपोनेंट्स जुड़ते हैं। वेरी फर्स्ट ऑफ ऑल, मेम्ब्रेन के अंदर ये देखो GPCR है, दोनों ही GPCR का एग्जाम्पल है। तो आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि कौन सा रिसेप्टर है। C3A का रिसेप्टर होगा उसे C3AR बोलेंगे, C5 का होगा उसे C5AR बोलेंगे। R4 रिसेप्टर। ये रिसेप्टर मैक्रोफाज पे भी होते हैं, न्यूट्रोफिल पे भी होते हैं, बेसोफिल पे भी होते हैं, इयोसिनोफिल पे भी होते हैं, और मास्ट सेल पे भी होते हैं। और हर सेल का अपना एक अलग काम है, वो भी आप देख सकते हो। देन नेक्स्ट अपन डिस्कस करते हैं कि यदि कोई एंटीजन ब्लड के अंदर है तो उसको कैसे निकालें। ब्लड के अंदर है तो उसको कैसे निकालें? आसान सा तरीका है, देखो क्लियरेंस कैसे करते हैं सर्कुलेटिंग इम्यून का, जो एंटीजन है उनका। मान लो ये है एंटीजन, ये एंटीजन्स है, तो क्या किया जाएगा? इन एंटीजन्स को एंटीबॉडी है वो रिकॉग्नाइज करेगी। ये एंटीबॉडी ने रिकॉग्नाइज कर लिया, तो ये है IG और ये है AG, इम्यूनोग्लोबुलिन, और जो अपना ब्लड है उसके अंदर रिसेप्टर ये एंटीजन्स है और इनके ऊपर एंटीबॉडी जुड़ गई। ये सारा काम चल रहा है ब्लड के अंदर, ठीक है, चलने दो उसको। अब क्या होता है, यहां पे कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन होता है। कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन, ठीक है, ये भी हो जाने दो। कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन होगा तो क्या होगा कि ये जो एंटीबॉडीज है ना, एंटीबॉडीज, तो ये एंटीबॉडीज के साथ में C3B जुड़ेगा आके, ये सबके साथ में C3B आके जुड़ जाएगा। C3B आके जुड़ जाता है। अब ये जो C3B है, इसका रिसेप्टर किसके पास में है? RBC के पास में। ये मान लो RBC है, और इस RBC के पास में एक रिसेप्टर है जिसका नाम है CR1। ये है CR1। CR1 इज द रिसेप्टर ऑफ C3B। तो ये जो CR1 है वो इसको पहचान लेगा। अब RBC क्या करेगी? RBC जाएगी लीवर के अंदर, स्प्लीन के अंदर,
लीवर एंड स्प्लीन में, इसको लेके जाएगी पूरे कॉम्प्लेक्स को, और पूरे कॉम्प्लेक्स को लेके जाएगी तो लीवर के सेल्स, लीवर में या स्प्लीन के अंदर जो फेगोसाइटोटिक सेल है, फेगोसाइट सेल है, ये कोई सी तो होगी, ये फेगोसाइट सेल क्या करेगी, उन एंटीजेंस को अलोंग विथ एंटीबॉडी पकड़ लेगी, अलोंग विथ एंटीबॉडी पकड़ लेगी, फिर एंडोसाइटोसिस करेगी, इसका क्लियरेंस हो जाएगा, और इसके पहले जो अपना आरबीसी है ये अलग हो जाएगी, इसके ऊपर ये CR1 रिसेप्टर प्रेजेंट है। तो इस प्रकार से क्लियरेंस किया जाएगा जो एंटीजेंस ब्लड में घूम रहे हैं। एक बार वापस देख लो, 1 मिनट लगेगा। जो एंटीजेंस ब्लड के अंदर घूम रहे हैं उनको पहले एंटीबॉडी पकड़ेगी, एंटीबॉडी के ऊपर C3b जुड़ेगा, C3b के रिसेप्टर आरबीसी पे है, आरबीसी इस पूरे कॉम्प्लेक्स को पकड़ के ले जाएगी स्प्लीन के अंदर, या फिर इसको ले जाएगी लीवर में, वहां पर फेगोसाइटोटिक सेल्स बैठी हुई हैं, और फेगोसाइटोटिक सेल्स क्या करेगी, एंडोसाइटोसिस करके इस एंटीजन को खत्म कर देगी। तो ये तरीका होता है काम करने का। अब लास्ट पढ़ते हैं अपन रेगुलेशन ऑफ कॉम्प्लीमेंट एक्टिविटी। कॉम्प्लीमेंट की एक्टिविटी का रेगुलेशन कैसे किया जाता है, तो रेगुलेशन हर स्टेप पे, हर प्रोटीन पे होगा। जैसे C1 प्रोटीन जो होता है वो एक 5 कंपोनेंट्स का बना है, C1q, C1r, C1s। एक प्रोटीन है C1INH, ये क्या करता है, डिसोसिएशन कर देता है। तो ये कॉम्प्लेक्स अलग हो गया, ये कॉम्प्लेक्स अलग, अब ये काम नहीं कर सकता। तो जब रेगुलेट करने की बात आती है तो ऐसे रेगुलेट किया जाता है। दूसरा देखो, ये है हमारा C4B2A क्लासिकल पाथवे का, और ये है C3BBB ये अल्टरनेट पाथवे का। इनको सेपरेट करने के लिए डीके किया जाता है इनका। तो इसके अंदर देखो DAF प्रोटीन, CR1 प्रोटीन और C4BP, ये सारे के सारे काम आते हैं। अल्टरनेट में फैक्टर H काम आ जाता है बस। तो इससे क्या होगा, ये दोनों सेपरेट हो जाएंगे, और सेपरेट होने से C3 कन्वर्टेज काम नहीं करेगा। फिर फैक्टर 1 को फैक्टर एक्टिविटी, ये क्या करता है, जो C3B है फैक्टर 1 उसको और छोटे छोटे पार्ट में तोड़ देता है, और C4B है उसको भी और छोटे छोटे पार्ट में तोड़ देगा, तो ये काम नहीं कर पाएंगे। और इनहिबिशन ऑफ लाइसिस, ये जो C5, C6, C7 और C8 बन गया, अब C9 आने वाले हैं। उनके आने से पहले प्रोटेक्टिन नाम का एक प्रोटीन है, छतरी सी दिखा रखी है, ये प्रोटेक्टिन आके जुड़ जाता है, और प्रोटेक्टिन आके जुड़ेगा तो C9 नहीं जुड़ेंगे, C9 नहीं जुड़ेगा तो मैक कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा। तो इस प्रकार से इस कॉम्प्लीमेंट पाथवे का रेगुलेशन किया जाता है। और एक और जो एनाफाइलोटॉक्सिन्स है, छोटे वाले पार्ट, उनके ऊपर कार्बोक्सीपेप्टिडेज एन, कार्बोक्सीपेप्टिडेज बी, कार्बोक्सीपेप्टिडेज ये जुड़ते हैं, मतलब ये एंजाइम्स काम करते हैं, और ये इनके C टर्मिनल से कट कर देते हैं, थोड़ा थोड़ा कट करने से ये इनएक्टिव हो जाते हैं बस। तो ये रेगुलेशन की बात है। इससे हमारे जो नॉर्मल सेल्स हैं या होस्ट के सेल्स हैं उनको नुकसान नहीं पहुंचता। तो ये कॉम्प्लीमेंटेशन पाथवे अपना इतना समझना है। थैंक यू।